नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश सिंह परियार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं स्टडी विद एमआर क्लासेस पर। जैसा कि आपको पता है कि डेली एमपीजीके की पीवाईक्यू सीरीज चलाई जा रही है, लेकिन दोस्तों किसी कारणवश एक दो दिन से क्लासें नहीं आ रही थी स्वास्थ्य खराब होने के कारण। दोस्तों आज से ये क्लासें डेली आएंगी। तो आइए हम पहले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। बोला जा रहा है मध्य प्रदेश का कौन सा जिला गुजरात और राजस्थान राज्य की सीमाओं को छूता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा झाबुआ। सॉरी दोस्तों, झाबुआ जिला मध्य प्रदेश का एक जिला है जो कि पश्चिमी मध्य प्रदेश में स्थित है। और झाबुआ जिला गुजरात के दहोद, तो ये गुजरात में एक जगह पड़ती है। झाबुआ जो जिला है गुजरात में एक जगह पड़ती है दहोद। गुजरात में एक जगह पड़ती है दहोद। ठीक है, गुजरात का दहोद। और राजस्थान का कौन सा जिला, तो राजस्थान का राजस्थान की कौन सी जगह, बांसवाड़ा। राजस्थान की एक जगह है बांसवाड़ा। इन दोनों को क्या करते हैं, टच करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर हम देखें तो ये जो झाबुआ जिला है इन दोनों जगहों को टच करता है, इसलिए मध्य प्रदेश का कौन सा जिला, झाबुआ जिला एक ऐसा जिला है जो गुजरात और राजस्थान दोनों को क्या करता है, टच करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर झाबुआ हो जाएगा। और यहाँ की अगर हम जनजाति की बात करें तो यहाँ आदिवासी जनजातियाँ निवास करती हैं। और झाबुआ में कौन कौन सी आदिवासी जनजातियाँ निवास करती हैं, एक तो भील, ठीक है, और एक भिलाला। भिलाला, ठीक है, ये दो आदिवासी जनजातियां यहाँ पर क्या करती हैं, निवास करती हैं। अगले क्वेश्चन पे बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मध्य प्रदेश की सीमा को स्पर्श नहीं करता है। तो देखो 5 राज्य स्पर्श करते हैं मध्य प्रदेश की सीमा को। तो आपको ये बताना है कौन सा राज्य मध्य प्रदेश की सीमा को स्पर्श नहीं करता है। तो दोस्तों महाराष्ट्र तो करता है, छत्तीसगढ़ भी करता है, उत्तर प्रदेश भी करता है, लेकिन उत्तराखंड क्या है, उत्तर प्रदेश से ऊपर है। ठीक है, तो उत्तराखंड नहीं करता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, उत्तराखंड। जैसा कि आपको पता है कि अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश को उसकी भौगोलिक स्थिति के कारण हार्ट ऑफ इंडिया कहा जाता है। उसकी भौगोलिक स्थिति के कारण उसे क्या कहा जाता है, हार्ट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। हार्ट ऑफ इंडिया के नाम से उसे जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो मध्य प्रदेश को किस और नाम से जाना जाता है, मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति के कारण उसे हार्ट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। और आपको पता ही है कि मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। और इससे कुल 5 राज्यों की सीमाएं क्या करती हैं, स्पर्श करती हैं, उत्तराखंड की नहीं करती हैं। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, मालवा क्षेत्र में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण शहर है। आपको बताना है मालवा क्षेत्र का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण शहर कौन सा है। तो आपको बताऊं मालवा क्षेत्र का सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण शहर है वो है आपका उज्जैन। कौन सा शहर है, उज्जैन। ठीक है, उज्जैन के साथ साथ आप इंदौर। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उज्जैन और इंदौर। अगर हम बात करें मालवा क्षेत्र के अंतर्गत, मालवा क्षेत्र के अंतर्गत कितने जिले आते हैं मुख्यतः, तो 16 जिले। ठीक है, मालवा क्षेत्र के अंतर्गत 16 जिले आते हैं। और इसकी सतह समुद्र तल से सामान्यतः 500 मीटर ऊंची पर है। ठीक है, तो 16 जिले आते हैं और इसका जो महत्वपूर्ण शहर है वो उज्जैन और कौन सा है दोस्तों, इंदौर है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है निम्नांकित में से कौन सा जिला मालवा क्षेत्र में नहीं आता है। तो आपको पता होना चाहिए कि मालवा क्षेत्र में कौन सा जिला नहीं आता है। तो आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो मंडला होगा। कौन सा होगा, मंडला। दोस्तों इसमें शाजापुर आता है, देवास आता है और रतलाम आता है। ठीक है, अब अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश में हालांकि ये मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, मध्य प्रदेश में दोस्तों 10 संभाग आते हैं वर्तमान में। ठीक है, और 55 जिले आते हैं। 55 के आते हैं दोस्तों, जिले आते हैं। 10 तो संभाग आते हैं और 55 के आते हैं, जिले आते हैं। और अगर हम बात करें जबलपुर संभाग जो है, जबलपुर जबलपुर जो संभाग है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है। सबसे सबसे बड़ा सबसे बड़ा संभाग है जबलपुर संभाग जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है। और इसके अंतर्गत 9 जिले आते हैं। इसके अंतर्गत कितने जिले आते हैं दोस्तों, 9 जिले आते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत दोस्तों 9 जिले आते हैं। ठीक है, और अगर हम देखें जबकि इंदौर संभाग जनसंख्या की दृष्टि से, इंदौर जो संभाग है, इंदौर संभाग
इंदौर जो संभाग है वो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा है और इसके अंतर्गत 8 जिले आते हैं। इसके अंतर्गत कितने जिले आते हैं? 8 जिले आते हैं। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है भारत का मानक मध्याह्न यहाँ से होकर गुजरता है। आपको बताना है भारत का जो मानक समय रेखा है वो कहाँ से होकर गुजरती है दोस्तों। तो भारत की जो मानक रेखा है वो भारत की मध्याह्न रेखा जो है मध्य प्रदेश की सिंगरौली से होकर गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? मध्य प्रदेश से सिंगरौली से। और अगर हम बात करें तो ये कहाँ से निकलती है, तो अगर हम देखें पूरे भारत की, अगर हम बात करें भारत के मानक का जो कहाँ से, तो ये इलाहाबाद की आपको पता होगा नैनी से निकलते हुए जाती है। अगर भारत की बात की जाए तो मध्य प्रदेश के सिंगरौली से। मध्य प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है, तो गुजरात तो करता ही है, राजस्थान करता है, महाराष्ट्र करता है, लेकिन बिहार नहीं करता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बिहार हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों के साथ सीमा को साझा करता है। तो आपको बताना है ऐसा जिला जो उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों के साथ साझा करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका दोस्तों बी, सींधी। ठीक है, सींधी। कौन सा? सींधी। अगर हम बात करें सींधी की इसमें, तो सींधी जो है वो मध्य प्रदेश का एक ऐसा जिला है जो उत्तर प्रदेश और सींधी, अगर हम इस समय की वर्तमान की अगर हम बात करें तो वर्तमान में अगर देखा जाए ना तो वर्तमान में ये जो जिला है वो बदल चुका है। वर्तमान की अगर हम बात करें तो वर्तमान में सिंगरौली है। वर्तमान कौन है? सिंगरौली। लेकिन इस समय अगर हम यहाँ की बात करें तो प्रश्नकाल के समय में इसका राइट आंसर तो सींधी होगा। लेकिन वर्तमान में मध्य प्रदेश का सिंगरौली जिला एक ऐसा जिला है जो उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों की राज्यों की सीमा को साझा करता है। ठीक है, लेकिन अगर हम सींधी जिले की सीमा की बात करें तो उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ सीमा को साझा करता है, लेकिन वर्तमान में इसकी सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं लगती सींधी की। ठीक है, तो ध्यान रखना वर्तमान में सिंगरौली और वैसे इसका जो राइट आंसर है वो सींधी होगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। रीवा पन्ना पठार मध्यवर्ती पहाड़ी इलाका में कौन से क्षेत्र में स्थित है? आपको बताना है रीवा पन्ना पठार जो है वो मध्यवर्ती इलाका के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? उत्तर पूर्वी। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका डी। इसे बिंद पठारी का प्रदेश भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? बिंद। इसे बिंद पठारी का इसे बिंद पठारी का प्रदेश भी कहा जाता है। बिंद पठारी का प्रदेश भी कहा जाता है। ठीक है, इसे बिंद पठारी का प्रदेश भी कहा जाता है। और यह पठार जो है यहाँ पर इस पठार के अंतर्गत दमोह, पन्ना, सतना, रीवा, ठीक है, आदि क्षेत्र आते हैं। और यह पठार के प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्रफल का यह पठार प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना परसेंट? 10.37% है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जिला जौरा, सैलाना और पिपलौदा के पूर्व रियासतों के क्षेत्र में शामिल करता है? दोस्तों सॉरी दोस्तों, आगे बोला जा रहा है कि इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा इसका रतलाम हो जाएगा। रतलाम जो जिला है वो जौरा, सैलाना और पिपलौदा की पूर्व रियासतों क्षेत्र को शामिल करता है। वो जून रतलाम जो जिला है जून 1948 में बनाया गया था। जून 1948 में क्या किया गया था? बनाया गया था। ठीक है, जून 1948 में क्या किया गया था? बनाया गया था। और 1949 में इसे क्या किया गया था? इसे पुनर्गठित किया गया था। 1949 में इसे क्या किया गया था? पुनर्गठित किया गया था। 1949 में इसे पुनर्गठित किया गया था। ठीक है दोस्तों, 1949 में से पुनर्गठित किया गया था। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, समुद्र तल से ऊंचाई की उपरोक्त धूपगढ़ की चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो आपको मैंने कल भी बताया इसके बारे में कि ये जो धूपगढ़ की चोटी है सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, जो मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले में स्थित है। ठीक है दोस्तों, और इसकी जो ऊंचाई है वो आपकी 1350 मीटर है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1350 मीटर। इसके बारे में कल मैंने आपको बताया था।
मध्य प्रदेश राज्य के अक्षांश का विस्तार क्या है, इस पर भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि मध्य प्रदेश राज्य का जो अक्षांश का विस्तार है वो 21 डिग्री से 6 सेकंड, 26 डिग्री से 30 सेकंड, ये वाला इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और अगर देखा जाए कि ऐसे भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश का सर्वाधिक जो प्राचीनतम भाग है वो कौन सा भाग है, तो वो गोंडवाना गोंडवाना लैंड का भाग है। कौन सा भाग है दोस्तों, गोंडवाना लैंड का भाग है। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। मध्य प्रदेश राज्य को कितने प्राकृतिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, तो दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य को अगर हम बात करें तो ऐसे वर्तमान में अगर देखा जाए तो 7 क्षेत्रों में, केवल 7 प्राकृतिक क्षेत्रों में इसे क्या किया गया है, वर्तमान में 7 प्राकृतिक क्षेत्रों में से विभाजित किया गया, क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, विभाजित किया गया है। ये जो आंकड़ा है दोस्तों ये वर्तमान की दृष्टि से, ठीक है, वर्तमान की दृष्टि से। लेकिन अगर हम क्वेश्चन के हिसाब से बात करें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। ठीक है। और अगर हम वर्तमान की दृष्टि से देखें कौन कौन सा है, तो एक तो है आपका मध्य भारत का पठार, मध्य भारत का पठार, ठीक है। दूसरा है आपका बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का शॉर्ट में चलते हैं, ठीक है दोस्तों, बुंदेलखंड का पठार। तीसरा है मालवा का पठार, कौन सा पठार, मालवा का पठार। चौथा है आपका रीवा पन्ना का पठार, चौथा जो है दोस्तों वो है आपका रीवा पन्ना का पठार। पांचवा जो है दोस्तों वो है नर्मदा नर्मदा सोन का पठार, ठीक है दोस्तों। और जो छठवां है वह है आपका सतपुड़ा मैकाल की पहाड़ी, सतपुड़ा मैकाल की पहाड़ी। ये सारे आपको याद रखने, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। और सातवां है दोस्तों बघेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है राज्य के केंद्रीय पहाड़ी इलाकों की ढलान किस दिशा की ओर होती है, तो आपको बताना है कि राज्य की केंद्रीय पहाड़ी की इलाके की जो ढलान है वो किस दिशा की ओर है। तो राज्य के केंद्रीय पहाड़ी इलाकों की जो ढलान है वो उत्तर दिशा की ओर होती है। किस दिशा की ओर होती है, उत्तर दिशा की ओर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो उत्तर हो जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि अगर हम बात करें भारत में सबसे ज़्यादा जो वन पाए जाते हैं, भारत में सबसे सबसे अधिक जो फॉरेस्ट पाया जाता है, सबसे अधिक वन पाए जाते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं, तो सबसे अधिक जो वन पाए जाते हैं वो दोस्तों मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। ठीक है। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन पहाड़ पर पाए जाते हैं तथा ज़मीन ढलानदार है। और मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र ऊबड़ खाबड़ वाला क्षेत्र है और यहाँ की मिट्टी जो है वो कंकड़ीली वाली मिट्टी पाई जाती है तथा पर्वत और पठारों की जो ढलान है वो किसकी तरफ है, उत्तर की तरफ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में सबसे ऊंचा उच्च शिखर कौन सा है, तो आपको बताना है कि मध्य प्रदेश में सबसे ऊंचा जो शिखर है वो कौन सा है। तो मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जो शिखर है वो आपका धूपगढ़ की चोटी है, जो कि आपको पता था सतपुड़ा की पहाड़ी के अंतर्गत, सतपुड़ा की श्रृंखला के अंतर्गत आता है। ठीक है। जो कि 1350 मीटर, इस पर अपन ने बात कर चुके हैं। ठीक है दोस्तों। और होशंगाबाद जिले मतलब नर्मदापुरम जिले के अंतर्गत आता है। आपसे बोला जा रहा है कि मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग में अधिकांश वर्षा किसके द्वारा होती है। मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग में अधिकांश वर्षा किसके द्वारा होती है। तो मध्य प्रदेश में दक्षिण पूर्वी भाग में यानी मंडला, बालाघाट और सिवनी में कहाँ कहाँ पर होती है सबसे ज़्यादा वर्षा, मंडला दोस्तों, फिर उसके बाद बालाघाट, फिर उसके बाद दोस्तों सिवनी में। ठीक है दोस्तों, सिवनी में अधिकांश जो वर्षा होती है वो मानसून की बंगाल खाड़ी से, मानसून की किससे, बंगाल की खाड़ी से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मानसून की बंगाल की खाड़ी से। ठीक है। अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में काली मिट्टी का निर्माण किस चट्टान के द्वारा हुआ है, तो आपको बताना है मध्य प्रदेश में काली मिट्टी का जो निर्माण हुआ है वो आपकी बैसाल्ट चट्टानों के कारण हुआ है। किसके कारण हुआ है, बैसाल्ट की चट्टान। आपको पता है कि बैसाल्ट जो है ना, बैसाल्ट चट्टान लावा की दरार के उद्गर्ष से हुआ है और यह लावा संपूर्ण दक्कन ट्रैप तथा मालवा का पठार आदि क्षेत्रों में व्यापक रूप से फैल गया है। इसके विखंडन से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात आदि क्षेत्रों में काली मिट्टी का क्या हुआ, निर्माण हुआ। ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जाता है कि मध्य प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून काल में वर्षा मानसून की किस शाखा से होती है।
तो आपको बताना है कि अरब सागर शाखा से, उत्तर पूर्वी मानसून से, अरब सागरी तथा बंगाल की खाड़ी दोनों से, या बंगाल की खाड़ी से। तो दोस्तों ध्यान रखना, मध्य प्रदेश के अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी दोनों शाखाओं से क्या होती है, वर्षा होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है। और मध्य प्रदेश की जो जलवायु है वो कर्क रेखा से प्रभावित होती है, जो राज्य से होकर गुजरती है। तो एमपी की जो जलवायु है वो कर्क रेखा से प्रभावित होती है, जो कहीं ना कहीं राज्य से होकर गुजरती है। अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कोपेन के जलवायु प्रकारों में कौन सी जलवायु प्रकार मध्य प्रदेश में शामिल नहीं है। आपको बताना है इनमें से कौन सी कोपेन जलवायु के प्रकारों में कौन सी जलवायु मध्य प्रदेश में नहीं आती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी होगा। कौन सा राइट आंसर होगा, सी। और आपको बता दूं, उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु, ठीक है, उष्णकटिबंधीय उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु, उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु जिसे हम AW कहते हैं, ठीक है। ये दोस्तों मध्य प्रदेश की बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, अलीराजपुर, धार, झाबुआ, ठीक है दोस्तों, दिख रहा होगा झाबुआ, आदि जिलों में क्या की जाती है, पाई जाती है, आदि जिलों में पाई जाती है। ठीक है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिम मानसून की समाप्ति तिथि है। आपको बताना है कि मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिम मानसून की समाप्ति तिथि कौन सी है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिम मानसून की जो समाप्ति तिथि है वो 10 अक्टूबर के आसपास है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 10 अक्टूबर। ठीक है। मध्य प्रदेश में वर्षा जो है वो अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी दोनों से होती है, जो कि अपन थोड़ी देर पहले डिस्कस करके आए हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 10 अक्टूबर होगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जिले में अधिकतम और औसत वर्षा औसत वार्षिक वर्षा होती है। तो आपको बताना है निम्नलिखित में से सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पर होती है। तो डिंडोरी, सबसे अधिक जो वर्षा होती है वो डिंडोरी में होती है, और सबसे कम जो वर्षा मानी जाती है वो आपको यहाँ पर ग्वालियर के पास में एक क्षेत्र पड़ता है, गोहद। ठीक है। मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा जो मानी जाती है वो गोहद में मानी जाती है। ग्वालियर के पास में एक क्षेत्र पड़ता है, गोहद। ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा परिवर्तनशीलता किस जिले में पाई जाती है। तो आपको बताना है मध्य प्रदेश में सबसे अध- अधिक वर्षा और परिवर्तनशीलता सबसे ज़्यादा पाई जाती है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा और परिवर्तनशीलता खरगोन जिले में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है, खरगोन जिले में। जबकि अगर हम बात करें मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जो वर्षा वाला स्थान है वैसे पचमढ़ी है। ठीक है। सबसे सर्वाधिक जो वर्षा वाला जो स्थान है दोस्तों वो कौन सा है, आपका पचमढ़ी। लेकिन अगर हम औसत वार्षिक वर्षा की बात करें तो वो आपका डिंडोरी जिला भले ही है, लेकिन सबसे अधिक अगर वर्षा की बात की जाए तो वो कहाँ पर होती है, पचमढ़ी में होती है। लेकिन सबसे कम वर्षा वाला जो स्थान है वो आपका भिंड है। भिंड के पास में ही एक क्षेत्र पड़ता है, वही ग्वालियर और भिंड के पास में गोहद पड़ता है, जहाँ पर सबसे कम वर्षा होती है। आगे बढ़ते हैं। किमौर पठार और सतपुड़ा पहाड़ी क्षेत्र में कृषि जलवायु क्षेत्र निम्नलिखित में से किस जिले से कवर करते हैं। तो आपको बताना है किमौर पठार और सतपुड़ा पहाड़ी क्षेत्र की कृषि जलवायु क्षेत्र कटनी जिले को कवर करते हैं। कौन से जिले को कवर करते हैं दोस्तों, कटनी जिले को। ठीक है। कटनी जिले को पूर्व में मुंडवारा के नाम से भी जाना जाता है। कटनी जिले को कटनी जिले को पूर्व में किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, मुंडवारा के नाम से भी जाना जाता है। मुंडवारा के नाम से भी क्या किया जाता है, जाना जाता है। इस जिले को मध्य प्रदेश का बरदौजली कहा जाता है। इस जिले को क्या कहा जाता है, इस जिले को मध्य प्रदेश का बारदौजली बोला जाता है, बारदौजली। ठीक है। इस जिले को मध्य प्रदेश का क्या कहा जाता है, बारदौजली बोला जाता है। ठीक है। अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रीवा, सतना, पन्ना, जबलपुर, सिवनी, कटनी जिलों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है।
तो आपको बताना है रीवा, सतना, पन्ना, जबलपुर, सिवनी, कटनी जिलों में मिश्रित काली और लाल प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। मिश्रित काली और लाल प्रकार की मिट्टी क्या की जाती है, पाई जाती है। इसमें साधारणतः फास्फेट, नाइट्रोजन, कैल्शियम और कार्बनिक पदार्थों की कमी होती है। और ध्यान रखना, आपको पता ही है कि काली मिट्टी वैसे तो देखा जाए सबसे अधिक भारत में महाराष्ट्र में पाई जाती है, जिसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है, कपास। ठीक है, इसमें कपास और मक्का की फसल ज़्यादा होती है। ठीक है, ध्यान रखना। और गन्ना भी होता है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में औसत वर्षा लगभग है, औसत वार्षिक वर्षा है लगभग, आपको बताना है कि मध्य प्रदेश में औसत वार्षिक वर्षा लगभग है। कितने इंच औसत वर्षा होती है मध्य प्रदेश में? तो दोस्तों मध्य प्रदेश में औसत वार्षिक जो वर्षा लगभग है वो 44 इंच होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाए सॉरी, वो कितना हो जाएगा, 44 इंच। अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। बालाघाट जिले का छत्तीसगढ़ का मैदान कृषि जलवायु क्षेत्र को कवर करता है। तो आपको बताना, बालाघाट जिले का जो छत्तीसगढ़ मैदान है वो चावल की जलवायु क्षेत्र को क्या करता है, कवर करता है। ठीक है, किसे कवर करता है, चावल की क्षेत्रफल, चावल की क्षेत्र को। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हरदा जिला मुख्यतः किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो आपको बताना है कि हरदा जिला में मुख्य प्रकार की काली मिट्टी पाई जाती है। कौन सी? तो इसका जो राइट आंसर होगा बी, काली मिट्टी पाई जाती है, और जिसमें नाइट्रोजन, पोटास, ह्यूमस की कमी होती है। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा कपास होता है और इसलिए इसे कपास की मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, और अगर हम देखें तो कपास में क्या होता है, सॉरी, काली मिट्टी कपास में होती है, और काली मिट्टी में एक और चीज़, गन्ना का उत्पादन भी अच्छा खासा होता है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। सॉरी दोस्तों, किस क्षेत्र में उदली काली मिट्टी पाई जाती है? आपको बताना है किस क्षेत्र में उदली काली मिट्टी पाई जाती है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा सतपुड़ा का पठार। यहाँ पर सतपुड़ा के पठार का वह क्षेत्र है जिसमें उदली काली मिट्टी 7% पाई जाती है। कितने परसेंट पाई जाती है दोस्तों? 7% पाई जाती है। और सतपुड़ा पर्वत भारत के पर्वत हैं जो कि मुख्यतः ग्रेनाइट एवं बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित हैं, इसलिए यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है। और एक बात और ध्यान रखना, काली मिट्टी का नाम भी पूछा जाता है। काली मिट्टी को, काली मिट्टी को दोस्तों रेंगुर भी कहते हैं। काली मिट्टी को क्या कहा जाता है? रेंगुर मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, वैसे कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जबलपुर की लोकप्रिय एवं प्रमुख रबी फसल है। आपको बताना है कि जबलपुर की लोकप्रिय एवं प्रमुख रबी फसल है। तो जबलपुर की जो प्रमुख फसल है वो है हरी मटर। ठीक है, प्रमुख जो रबी फसल है वो कौन सी है? आपको पता होना चाहिए, हरी मटर। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि कृषि के अंतर्गत अगर हम आएंगे तो ऋतु के हिसाब से फसलों को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जाता है सीजन के हिसाब से, एक रबी की, एक खरीफ की और एक जायद की फसल। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम देखें यहाँ से, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हरी मटर हो जाएगा, जो कि जबलपुर की प्रमुख सब्जी एवं प्रमुख रबी फसल है। ठीक है। मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में काली मिट्टी नहीं पाई जाती? तो मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में? बघेलखंड में पाई जाती है, सतपुड़ा में पाई जाती है, मालवा के पठार में पाई जाती है। ठीक है, बघेलखंड में नहीं पाई जाती, नर्मदा घाटी में पाई जाती है दोस्तों, बघेलखंड में नहीं पाई जाती। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बघेलखंड का क्षेत्र हो जाएगा। बघेलखंड में जो मिट्टी पाई जाती है वो लाल और पीली पाई जाती है। लाल और कौन सी मिट्टी? लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, ध्यान रखना, लाल और पीली मिट्टी बघेलखंड में पाई जाती है। और मध्य प्रदेश में इन सब जगहों पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी पाई जाती है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की किस भाग को वार्षिक तापांतर अधिक रहता है? तो मध्य प्रदेश में जो सर्वाधिक वार्षिक तापांतर रहता है वो उत्तर भाग में रहता है। कहाँ पर रहता है? उत्तर भाग में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर भाग। ठीक है। मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान बढ़ता है। आपको बताना, मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान बढ़ता है। तो जो औसत तापमान बढ़ता है वो दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, दक्षिण से उत्तर की ओर। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है, अगर हम देखें यहाँ पर तो सर्वाधिक जो तापमान यहाँ पर होता है ना, तो वो खुजराव पर होता है। फैक्ट याद आ गया मुझे कि सर्वाधिक जो तापमान देखा जाता है ग्रीष्म ऋतु में तो वो खुजराव में देखा जाता है। ठीक है, सर्वाधिक और निम्नतम जो तापमान देखा जाता है, निम्नतम अगर हम बात करें तापमान की, निम्न तापमान की बात करें तो वो पचमढ़ी में देखा जाता है। सर्वाधिक आपका खुजराव में
और निम्नतम कहाँ पर देखा जाता है? पचमढ़ी में। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो बोला जा रहा है निम्नलिखित महीने में मध्य प्रदेश की दूसरी गर्मी के रूप में जाने जाते हैं। तो आपको बताना है कि सितंबर और सॉरी ये तो अलग क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश की अधिकतम बारिश कहाँ पर होती है? तो आपको बताना है कि मध्य प्रदेश में अधिकतम बारिश कहाँ पर होती है। मध्य प्रदेश में अधिकतम बारिश वाला स्थान जो है वो पचमढ़ी है। कौन सा है दोस्तों? पचमढ़ी। और सबसे कम बारिश वाला जो स्थान है वो भिंड, और भिंड के पास भी एक जगह पड़ती है गोहद। ठीक है, ध्यान रखना। राज्य की वार्षिक जो औसत है, राज्य की वार्षिक औसत वर्षा जो है वो 1166 मिलीमीटर है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। अगर आपको ये जानकारी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।